कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। जो हम लोगों ने क्लास देखनी थी बच्चों, उत्तराखंड में जो राजस्व प्रणाली है, क्योंकि आपका री एग्ज़ाम जो होना है आपका भी अगले मतलब ये आने वाले संडे को है, तो 2 क्लासेस दूंगा मैं, एक आज एक कल। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग इसको प्लीज़ देख लेना, ठीक है। हो सकता है कि 1-2 क्वेश्चन आपके काम आ जाएं या आपके दिख जाए पेपर में, तो फिर वहाँ ऐसा ना हो कि सर हमसे गलती हो गई, सर आपने पढ़ाया तो था, सर हम ही मूर्ख निकले। हमें पता नहीं क्या हो जाता है कभी कभी कि हम देखना मतलब पसंद नहीं करते हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये तो कंफर्म नहीं कि इससे क्वेश्चन आएगा, बट अगर आ गया तो आप सोच लीजिए कि आपको देखना है या नहीं देखना है। और मैं कहता हूँ कि 2 क्लासेस तो पक्का देख लेना बच्चों, आज वाली और कल वाली जो आएगी कल, ठीक है। इसका ये फायदा हो सकता है कि अगर क्वेश्चन आएगा तो 1-2 नंबर आपको एडवांटेज मिल जाएगा। अब आपको कि सर एडवांटेज तो मिलेगा, बाकी क्वेश्चन का क्या होगा, बाकी तो आप करोगे ही करोगे, आपका सिलेक्शन तो होना ही होना है। इसके अलावा बच्चों, क्योंकि एक और बात कहनी थी मैंने आपसे, जैसे हम लोगों का ये री एग्ज़ाम है, कुछ बच्चे पूछते थे सर री एग्ज़ाम का मतलब क्या क्या है ये। वो आप लोग नए होंगे बच्चों, ये पहले एक एग्ज़ाम हुआ था, वो मतलब कुछ अनियमितताओं के कारण या कुछ वहाँ पे लीक वगैरह या अपने आप में नकल वगैरह जो कर रहे थे, उसके चक्कर में पूरा भर्ती जो है दोबारा कराएगी, उसको रद्द करते हुए वही ये एग्जाम है, ठीक है। पिछले लास्ट ईयर की मतलब भर्ती है। कुछ क्वेश्चन छांटे हैं बच्चों मैंने, इसको आप लोग नोट करना। ये कोई ऐसे पढ़ाने वाली चीज़ नहीं है, क्योंकि तथ्यात्मक ही है और आपका पेपर तो ऑलमोस्ट तथ्यात्मक है, फैक्ट बेस ही है, और कब 2-3 दिन बाद आपका होने वाला है। तो कुछ क्वेश्चंस मैंने आपके लिए सेलेक्ट किए हुए हैं, उसको देख लेना, ठीक है। उत्तराखंड में पहला लिखना, उत्तराखंड में पारंपरिक राजस्व प्रणाली आधिकारिक तौर पर कब स्वीकार की गई, ठीक है। उत्तराखंड में पारंपरिक राजस्व प्रणाली आधिकारिक तौर पर कब स्वीकार की गई थी? 1874 में। ये आपको अक्सर देखा होगा आपने पेपर में आता है, और अधिकांश बच्चों को ये क्वेश्चन आता भी है। और ये भी क्वेश्चन पूछता है कि उस समय किसके समय में हुई थी? हेनरी रैमजे के समय में हुई थी बच्चों, ठीक है। हेनरी रैमजे जो थे बच्चों, कमिश्नर थे हेनरी रैमजे, उन्हीं के समय में ये क्या आई थी, व्यवस्था आई थी, पारंपरिक राजस्व प्रणाली 1874। ये तो अधिकांश बच्चों को ये क्वेश्चन आ जाएगा। तो क्वेश्चन क्या लिखा उसने, आपने उत्तराखंड में पारंपरिक राजस्व प्रणाली कब शुरू हुई थी, आधिकारिक तौर पर कब शुरू हुई थी? आधिकारिक तौर पर 1874 में हेनरी रैमजे। लेकिन अगर आपका कान यूं न पकड़ के इधर से घुमा के पीछे से पकड़े और आपसे ये पूछे किस अधिनियम के तहत या किस एक्ट के तहत, किस रूल के तहत उत्तराखंड में पारंपरिक राजस्व प्रणाली हेनरी रैमजे के द्वारा स्वीकार की गई थी, उसका आंसर होगा बच्चों नोटिफाइड एरियाज एक्ट, ठीक है। ये जो पारंपरिक राजस्व प्रणाली यानी ट्रेडिशनल रेवेन्यू सिस्टम था, पारंपरिक राजस्व प्रणाली लिखो आप इसको, ये किस एक्ट के माध्यम से था? नोटिफाइड एरिया एक्ट के माध्यम से। तो लिखो नोटिफाइड एरिया एक्ट 1874, मतलब जब भी हुआ था ये एक्ट था, ठीक है। इसके माध्यम से उत्तराखंड में पारंपरिक राजस्व प्रणाली की शुरुआत हुई। अगर क्वेश्चन पूछता है उत्तराखंड में पारंपरिक राजस्व प्रणाली की शुरुआत किसके समय हुई? हेनरी रैमजे। आधिकारिक शुरुआत है, ऑफिशियल, ट्रेल मत कह देना, ट्रेल वाला अलग क्वेश्चन है। मैं जानता हूं कि आप टाइप करने के लिए हो सकता है बैठ गए हों कि यार ट्रेल लिख देते हैं, इसमें ट्रेल वाला क्वेश्चन अभी आएगा। हेनरी रैमजे ने शुरू किया था 1874 में। और दूसरी चीज बच्चों, ये अधिनियम जो था, एक्ट था, वो कौन सा था? नोटिफाइड एरियाज एक्ट, इसके माध्यम से हुआ था। और ये ट्रेडिशनल रेवेन्यू सिस्टम, पहला क्वेश्चन आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। दूसरा बच्चों, कुमाऊं में पटवारी पद का प्रथम सृजन अगर पूछता है, वो 1819 में विलियम ट्रेल के टाइम लिखा है, ठीक है। तो लिखो कुमाऊं क्षेत्र में, पूरा लिखना, कुमाऊं क्षेत्र में पहली बार किस वर्ष पटवारी पद का सृजन हुआ था? कुमाऊं क्षेत्र में पहली बार किस वर्ष पटवारी पद का सृजन हुआ था? ये हुआ था बच्चों का 1819 में। और उस समय यहाँ के जो कमिश्नर थे, ट्रेल के समय, लिखो ट्रेल के समय, विलियम ट्रेल थे बच्चों, उनके समय में कुमाऊं में पहली बार पटवारी पद का सृजित किया गया था 1819 में। और आपको ये भी ध्यान होगा शायद 9 पद इसमें क्या किए गए थे? सृजित किए गए थे, ठीक है। कितने थे? 9 पोस्ट थी। पटवारी पद का सृजन अगर पूछता है पहली बार, ठीक है, कहाँ, किस क्षेत्र में? कुमाऊं क्षेत्र में। कुमाऊं क्षेत्र में पहली बार कब हुआ था बच्चों? 1819 में। ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला लिखना बच्चों, राजस्व जो पुलिस व्यवस्था है वो नियमित पुलिस व्यवस्था के अगर तुलनात्मक रूप से तुलना करें तो किस पद के समान होती है? यानी हमारी जो राजस्व पुलिस में जो राजस्व उपनिरीक्षक होता है, अर्थात राजस्व पुलिस व्यवस्था पटवारी को नियमित पुलिस के समान देखने पर वो किस पद के समान होता है? तो हमेशा याद रखना बच्चों, सीधे सीधे, इतना लंबा नहीं लिखना आपको। पटवारी का जो पद होता है बच्चों, ठीक है, वो उपनिरीक्षक के इक्वल माना जाता है, मतलब उसकी जो वो होती है राजस्व, उसमें
यानी जो सब इंस्पेक्टर आपने सुना होगा पुलिस व्यवस्था में, तो पटवारी का पद होता है। ये तो नियमित पुलिस होती है, रेगुलर पुलिस। ये जो राजस्व पुलिस यानी रेवेन्यू अपने आप में पुलिस है, यानी रेवेन्यू सिस्टम है, और इसमें रेगुलर पुलिस है, ठीक है। ये दोनों आरपी हो रहे हैं, लेकिन ये ध्यान रखना पटवारी का पद होता है, राजस्व उप निरीक्षक के पहले होता है। तो आप लिख सकते हो राजस्व प्रणाली में पटवारी का पद, राजस्व प्रणाली में पटवारी का पद नियमित पुलिस के किस पद के समान होता है, नियमित पुलिस के किस पद के समान होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा राजस्व, ये जो होता है उप निरीक्षक। ये पटवारी क्या करता है, जो अपने क्षेत्र में अपने आप में जो प्रारंभिक जो अपने आप में रिपोर्ट लिखनी है, या अपने आप में एफआईआर दर्ज करनी है, जांच करनी, इन सब चीजों के लिए इसको पावर दी गई है। गिरफ्तारी की भी इसको कई जगह पावर दी गई, ठीक है। अगला लिखना बच्चों, संयुक्त प्रांत। आप जानते होंगे जब हम आज़ादी से पहले थे, जो यूपी का इलाका था बच्चों, यूपी उत्तराखंड, ये बहुत सा जो इलाका बना था, उसको संयुक्त प्रांत नाम से जाना जाता था। वहां पे उपराज्यपाल हुआ करते थे। उन्होंने पहली बार किस वर्ष नोटिफाइड किया पटवारी सिस्टम को, तो लिखो संयुक्त प्रांत के उपराज्यपाल द्वारा, संयुक्त प्रांत के उपराज्यपाल द्वारा किस वर्ष उत्तराखंड में राजस्व पुलिस व्यवस्था को पूर्ण मान्यता दी गई। संयुक्त प्रांत के उपराज्यपाल द्वारा, संयुक्त प्रांत के उपराज्यपाल मतलब समझ लो लेफ्टिनेंट गवर्नर वगैरह के संबंध में है, ठीक है। उस समय जो लेफ्टिनेंट गवर्नर जो मानो या कुछ इस टाइप के कुछ होते थे पद, उस समय के हिसाब से उसको क्या बोला गया, कहीं कुछ कहीं कुछ लिखा है, कुछ अलग अलग नाम दिए गए। आप सिंपली आपके एग्जाम के हिसाब से आपने लिखना है संयुक्त प्रांत के उपराज्यपाल द्वारा किस वर्ष उत्तराखंड में राजस्व पुलिस व्यवस्था को पूर्ण मान्यता दी गई, 1916 में, ठीक है। लिखो संयुक्त प्रांत के, पूरा लिखना, संयुक्त प्रांत के उपराज्यपाल द्वारा किस वर्ष उत्तराखंड में, संयुक्त प्रांत के उपराज्यपाल द्वारा किस वर्ष उत्तराखंड में राजस्व पुलिस को पूर्ण मान्यता दी गई थी। तो अपने आप में रेवेन्यू जो पुलिस थी बच्चों, उसको पूर्ण मान्यता किसके द्वारा दी गई, संयुक्त प्रांत, ठीक है, के उपराज्यपाल द्वारा। पूरा लिख लिया होगा आपने, प्रांत के उपराज्यपाल द्वारा किस वर्ष इसको क्या दी गई थी, पूर्ण मान्यता दी गई थी। ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगला लिखना बच्चों, उत्तराखंड में पंचायती राज अधिनियम कब का है, वर्ष 2016 का है, जिसमें महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण है आपको पता होगा, 50, ठीक है। तो उत्तराखंड में पंचायती राज एक्ट, PRA लिख दिया मैंने, ठीक है, 2016 का लिखो। और इसमें महिला आरक्षण कितना है, उत्तराखंड में महिला आरक्षण कितना है बच्चों पंचायतों में, 50%, ठीक है। ध्यान रखना महिलाओं को आरक्षण 50% है, जबकि जो हमने 73वां संविधान संशोधन किया था उसके तहत महिला आरक्षण 33% निर्धारित था, ठीक है, मिनिमम 33। अगला लिखे यहीं पे लिखो, उसी के नीचे लिखो 73rd यानी 73वें संविधान संशोधन द्वारा आरक्षण कितना है, 33% है, ठीक है। 73वें संशोधन द्वारा जो आरक्षण है 33% है, और उत्तराखंड में कितना दिया गया, 50%। और उत्तराखंड में पहली बार कब दिया गया बच्चों, ये 2008 से, ठीक है। उत्तराखंड में पहली बार कब दिया गया था, 2008 से दिया गया था, और 2016 से इसको अधिनियम के माध्यम से भी इंक्लूड कर दिया गया, ठीक। तो आपको ये पूरा पता होना चाहिए। और ये भी पता होगा आपको कौन सा आर्टिकल जो है महिला पंचायतों में महिला आरक्षण की बात करता है, आर्टिकल 243 का D, ठीक है। आर्टिकल लिखो महिला आरक्षण संविधान के किस अनुच्छेद में, 243 का D। महिला आरक्षण संविधान के किस अनुच्छेद में है बच्चों, पंचायतों में महिला आरक्षण अनुच्छेद 243 का D है, जो ये व्यवस्था करता है कि जो पंचायती राज स्थानीय जो हमारा निकाय होंगे उसमें महिलाओं को कितना 33% रिजर्वेशन दिया जाएगा इसमें, ठीक। अगला लिखना बच्चों, आपको ये ध्यान रखना होगा, वन पंचायतें उत्तराखंड में पहली बार, यानी वन पंचायतों का गठन कब हुआ था, 1931 में हुआ था, कुमाऊं वन परिषद नियमावली के तहत, ठीक है। तो लिखो वन पंचायतों का पहली बार गठन, पूरा लिखना है, ठीक है। वन पंचायतों का पहली बार गठन लिखो, वन पंचायतों का पहली बार गठन, वन पंचायतों का पहली बार गठन लिखो, पूरा लिखना है, ठीक है, 1931 यानी 1931 में बच्चों वन पंचायतें बनी थी, और ये किस नियमावली के तहत बनी थी, कुमाऊं वन परिषद नियमावली के तहत, ठीक है। कुमाऊं वन परिषद नियमावली, इसको लिखो कुमाऊं वन परिषद नियमावली, वन परिषद नियमावली। इसके तहत क्या किया बच्चों, पहली बार उत्तराखंड में, या मतलब पहली बार वन पंचायतों का सृजन किया था, गठन किया गया था, ठीक है। इसमें ध्यान रखना बच्चों, दो डिपार्टमेंट बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, एक राजस्व विभाग और दूसरा बच्चों फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। इसमें दो डिपार्टमेंट, ठीक है। कई बार क्वेश्चन होता है ना, कौन इसको रेगुलेट करता है, राजस्व विभाग, और दूसरा कौन करता है बच्चों, वन विभाग। वन विभाग क्या करता है बच्चों, वन पंचायतों में तकनीकी सपोर्ट देता है, यानी टेक्निकल सपोर्ट जो होगा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का होगा, जो कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट उसके चुनाव व प्रशासन का काम करता है, ठीक है। तो ये लिखो
इसके द्वारा, यानी राजस्व विभाग के आगे लिखना, इसके द्वारा चुनाव व प्रशासन का कार्य किया जाता है, जबकि वन विभाग द्वारा तकनीकी सपोर्ट। ठीक है, तकनीकी सपोर्ट कौन देगा बच्चों? अपने आप में टेक्निकल जो सलाह या तकनीकी सलाह दी जाएगी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट देगा। क्वेश्चन पूछ सकता है, पता लगा पूरा रट के गए और क्वेश्चन पूछ दिया, उत्तराखंड में या 1931 में गठित वन पंचायतों के तहत जो वन पंचायतें हैं उनको किन किन विभागों के अंदर सम्मिलित किया? राजस्व वन, केवल राजस्व, वही आत्मा परमात्मा के पास चली जाएगी। इससे पहले कि यहाँ पे आप लोगों को इसको तैयार करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट लिखना बच्चों, क्षेत्र पंचायत का पदेन सचिव कौन होता है? BDO। ठीक है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। ठीक है, तो लिखना क्षेत्र पंचायत का पदेन सचिव, पदेन, ठीक है, एक्स ऑफिसो, पदेन सचिव कौन होता है? BDO होता है। ठीक है, BDO, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, यानी ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर क्या होता है? इसका पदेन सचिव होता है। ठीक, अगला लिखना है बच्चों, कई बार क्या हुआ है, हाईकोर्ट या विभिन्न न्यायालयों द्वारा राजस्व पुलिस व्यवस्था पे क्वेश्चन मार्क उठाते हुए इसको नियमित पुलिस व्यवस्था की ओर ले जाने की बात कही है चरणबद्ध तरीके से। तो अभी आपने देखा होगा, मैं पूरा अपडेटेड बताऊंगा आपको कल वाली क्लास में। उसके बाद तो हाईकोर्ट ने किन आधारों पे, यानी कौन से आधार से कि माननीय न्यायालय द्वारा विभिन्न अलग अलग समयों पे ये निर्णय दिया गया कि जो हमारे नियमित जो मतलब राजस्व पुलिस व्यवस्था है उसको आप नियमित पुलिस व्यवस्था की ओर कन्वर्ट करना शुरू करो। इसके पीछे तर्क था कि जो राजस्व पुलिस व्यवस्था है बच्चों, उनके पास आधुनिक जांच प्रणालियां नहीं है, फॉरेंसिक नहीं है या कुछ इस टाइप की लेबोरेटरीज नहीं है। तो उससे क्या होता है, जो न्याय होता है वो कहीं ना कहीं, मानवाधिकार होते हैं, न्याय होता है, पीछे छूट जाता है। यानी आर्टिकल 21 का क्या होता है? हनन होता है। तो उन आधारों पर न्यायालयों द्वारा अलग अलग मामलों में निर्णय सुनाया गया है कि इसको धीरे धीरे क्या करना है, आपको शिफ्ट करना है। तो क्वेश्चन लिखो, हाईकोर्ट यानी उच्च न्यायालय का निर्णय, मतलब ब्रैकेट ऐसे लिखना आप, माननीय उच्च न्यायालय का निर्णय ब्रैकेट में 2018 लिखना। ठीक है, माननीय उच्च न्यायालय का निर्णय ब्रैकेट में 2018 का आधार क्या था जिसमें राजस्व पुलिस व्यवस्था को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने का तर्क दिया गया। ठीक है, क्या लिखा आपने? माननीय उच्च न्यायालय ब्रैकेट में 2018 का आधार क्या था जिसमें राजस्व पुलिस व्यवस्था को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने की बात कही गई। ठीक है, समाप्त करने का निर्णय दिया गया। तो इसमें लिखो, अनुच्छेद 21 के तहत निष्पक्ष जांच से वंचित। अनुच्छेद 21 के तहत निष्पक्ष जांच से वंचित, यानी जो जिस अक्यूज, मतलब आप जो मान के चले जिसको न्याय चाहिए या जो बातें हो रही है उसमें ये माना गया कि अनुच्छेद 21 का उल्लंघन हो रहा है, निष्पक्ष जांच नहीं हो पाती क्योंकि इन लोगों के पास आधुनिक जांच के तरीके नहीं है। तो आपने लिखा होगा इसका आंसर, अनुच्छेद 21 के तहत निष्पक्ष जांच का उल्लंघन या निष्पक्ष जांच की से वंचित, इसमें ही लिख देना। ठीक है, नेक्स्ट लिखना बच्चों, ट्रेल द्वारा तो मैंने बता दिया। लिखो, ट्रेल द्वारा वर्ष 1819 में सृजित पटवारी का उद्देश्य क्या था? पटवारियों का उद्देश्य क्या था? ये करते थे बच्चों, भूमि राजस्व निर्धारण, वसूली और सरकारी वनों की सुरक्षा। तो लिखो, भूमि राजस्व वसूली का निरीक्षण प्लस दूसरा लिखो इसको बच्चों, क्या लिखोगे? सरकारी वनों की अपने आप में क्या करते थे? एक प्रकार से सुरक्षा करते थे। तो क्या लिखा आपने? ट्रेल द्वारा पटवारियों के जो पद सृजित किए गए थे उनका मुख्य कार्य क्या होता था? भूमि राजस्व का निरीक्षण तथा सरकारी वनों की सुरक्षा। लिख लिया होगा ना। नेक्स्ट लिखना बच्चों, पंचायत चुनाव लड़ने हेतु शैक्षिक योग्यता व 2 बच्चों का नियम उत्तराखंड में कब से जोड़ा गया? ठीक है, आपको पता होगा कि उत्तराखंड में अगर आप पंचायत चुनाव लड़ते हैं तो यहां पर 2 चीजें हैं बच्चों, एक तो है शैक्षिक योग्यता यानी आपकी एजुकेशन, दूसरा है बच्चों 2 बच्चों का नियम, यानी अगर आपके 2 बच्चों से ज्यादा हैं तो फिर आप क्या करेंगे? नहीं लड़ेंगे। इसके पीछे क्या तर्क दिया गया बच्चों? एक तो जनसंख्या कंट्रोल होगी, ठीक है, अनावश्यक संसाधनों पे दबाव ना पड़े। दूसरा क्या है, जो शैक्षिक योग्यता है, थोड़े पढ़े लिखे लोग आए। तो उसमें ये था कि जो शैक्षिक योग्यता दी गई है वो शैक्षिक योग्यता के आगे लिख लो आप लोग, सामान्य वर्ग के लिए 10th, सामान्य वर्ग के लिए 10th, जबकि आरक्षित वर्ग जिसमें महिला, SC और ST हैं बच्चों, इनके लिए 8th। ठीक है, ये जो व्यवस्था जोड़ी गई शैक्षिक योग्यता की 2019 से जोड़ी गई। इसके अलावा कौन सा नियम है? 2 बच्चों का नियम। ठीक है, तो लिखा होगा आपने, उत्तराखंड में किस वर्ष से पंचायत चुनाव लड़ने हेतु शैक्षिक योग्यता व 2 बच्चों के नियम को इंट्रोड्यूस किया गया था या उसको क्या किया गया था? शामिल किया गया था वर्ष 2019 के संशोधन से। इसके तहत क्या किया गया बच्चों कि जो आपका सामान्य वर्ग होगा वो 10th, उसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन रख दी गई, और जो आपका SC ST और वीमेन हैं बच्चों उनके लिए 8th रखा गया। ठीक है, और 2 बच्चों
बच्चों का नियम भी इसमें रखा गया। अगला लिखना है बच्चों, वन पंचायत नियमावली 2005 के तहत वन पंचायत में सदस्य कितने हो सकते हैं। ठीक है, वन पंचायत नियमावली, अब तो मैं इसको अपडेट बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में। ठीक, वन पंचायत नियमावली 2005 के तहत वन पंचायत में सदस्यों की संख्या, वन पंचायत में सदस्य संख्या। ठीक है, ये बच्चों न्यूनतम और अधिकतम, यानी सदस्य हो सकते हैं न्यूनतम 5 और अधिकतम 9। अब तो ये चेंज हो गया होगा। ठीक है, मैं इसको अपडेट कराऊंगा, इसीलिए मैंने क्या कहा, आगे क्वेश्चन पढ़ लेना क्या लिखा है, नियमावली 2005। इसी तरीके से क्वेश्चन पूछेगा तभी इसका आंसर ये मारोगे। और इसमें भी आपको ध्यान रखना होगा बच्चों, इसमें 50% महिला, यानी न्यूनतम क्या होनी चाहिए, 4 महिलाओं का होना आवश्यक है। इसमें लिखो न्यूनतम 4 महिला इसमें होंगी। जैसे 9 होगा ना, तो 9 का कितना होता है, आधा, लगभग 4.5, तो 4 मान लिया इसको। ठीक है, तो 4 महिलाओं का होना आवश्यक है, क्योंकि 50% क्या है, इसमें महिलाएं होंगी। तो 50% निकालो, 9 का अगर अधिकतम होंगी, तो न्यूनतम 4 महिलाओं का भी इसमें होना क्या है बच्चों, आवश्यक है। कार्यकाल बच्चों इनका क्या हो सकता है, 5 वर्ष हो सकता है। ठीक है, कार्यकाल लिखो, इसमें न्यूनतम मत लिखना, महिला 4 सदस्य लिखना, फिर तो न्यूनतम तो एक भी हो सकता है, 2 3 जो भी है, 4 महिला होंगी। ठीक है, कार्यकाल कितना होता है बच्चों इन सदस्यों का, 5 वर्ष। अब ये किसके तहत निर्धारित है, आपको पता होना चाहिए। वन पंचायत नियमावली 2005 के तहत निर्धारित है, आज का नहीं है, ये तब का निर्धारित है जो मैंने आपको बताया हुआ है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि वन पंचायत नियमावली के तहत कितना इसका क्या रखा गया, अपने हमने क्राइटेरिया रखा है। ठीक है, अगला लिखना बच्चों, जिला योजना समिति का पदेन सचिव कौन होता है, जिलाधिकारी। मोस्ट इंपोर्टेंट है, 2 होती हैं, अगर आपको ध्यान होगा 243 का जो अपने आप में ZD और ZE है, यानी एक जिला योजना समिति होती है, एक महानगर योजना समिति होती है। तो जिला योजना समिति का पदेन सचिव होता है जिलाधिकारी। ठीक है, तो लिखो जिला योजना, डिस्ट्रिक्ट प्लान कमीशन का सचिव कौन होता है बच्चों, जिलाधिकारी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। ठीक है, और इसका अनुच्छेद कितना है, 243 का Z का D। ठीक है, जिला योजना समिति पूछता है किस अनुच्छेद में, 243 Z का D इसका अनुच्छेद है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इसका ही आर्टिकल, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है, सचिव होता है। अगला लिखना है बच्चों, सदर अमीन का पद किसके द्वारा सृजित किया गया था, ट्रेल के द्वारा, और ये बच्चों राजस्व व दीवानी मामलों का निष्पादन करता था। ठीक है, देखो सदर अपने आप में अमीन का पद किसके द्वारा सृजित किया गया था, सदर अमीन का पद ये विलियम ट्रेल के द्वारा ही क्या किया गया था बच्चों, शुरू किया गया था। और इसका जो कार्य होता था वो क्या करता था, राजस्व दीवानी मामलों का निष्पादन करता था। ठीक है, राजस्व दीवानी मामलों का निष्पादन करता था, ये भी ध्यान होगा। एक आपको सीरीज पता होगी जो राजस्व व्यवस्था में नीचे से ऊपर की ओर, सबसे नीचे आपको पता होगा बच्चों पटवारी होता है, उससे ऊपर कानून को जो है नियमित पुलिस के निरीक्षक के इक्वल होता है। ठीक है, उससे ऊपर नायब तहसीलदार, उससे ऊपर तहसीलदार। ठीक है, सबसे नीचे कौन होता है, देखो आपको पटवारी, जो इसकी धुरी होती है, जड़ होता है। ठीक है, फिर कौन होता है, कानूनगो, फिर कौन होता है, नायब तहसीलदार, जिसको NT बोलते हो आप, नायब तहसीलदार। ठीक है, लोअर पीछे से निकलते हैं, और ये फिर तहसीलदार। तहसीलदार के बाद कौन आता है बच्चों, उप जिला अधिकारी आता है। ठीक है, जिसको आप लोग जनरली SDM बोलते हो। ठीक है, ये सिस्टम होता है। फिर इसके ऊपर तो फिर ADM बहुत से आते हैं, इसमें CDO वगैरह सब हो जाते हैं, लेकिन ये राजस्व प्रणाली में ये आपको 4 याद रखते हैं। पटवारी से शुरू होके इस तरीके से, पटवारी मैंने किसके इक्वल बताया, SI के इक्वल। ठीक है, ये इंस्पेक्टर के इक्वल। ठीक, और कभी कभी ध्यान रखना, जब कहीं पे जघन्य अपराध हो, यानी कोई ऐसा मामला जहां पर, जैसे पटवारी के पास कोई ऐसा मामला आया जिसमें हत्या या कोई डकैती जैसे क्या है, गंभीर मामले हों, गंभीर मामले, तो क्या करता है बच्चों, ये जो मामले होते हैं स्वतः ही शिफ्ट हो जाते हैं किसकी ओर, कानूनगो व तहसीलदार को। ये कहाँ होंगे, स्थानांतरित किसकी ओर होंगे बच्चों, ये कानूनगो व तहसीलदार के हो। ये पता होगा आपको ना, जैसे जघन्य अपराध के मामले, कहीं हत्या होगी, लूटपाट होगी, ये तो पटवारी के पास ऐसे मामले कभी आते हैं तो सीधे स्थानांतरित हो जाते हैं कानून को वो तहसीलदार की ओर। ये भी आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। ठीक, कुमाऊं व गढ़वाल में पुलिस रूल से किस वर्ष अस्तित्व में आए, 1906 में, जिसमें राजस्व अधिकारियों को क्या किया गया था बच्चों, पुलिसिंग प्रक्रियागत गाइडलाइन जारी की गई थी। ठीक है, तो लिखो कुमाऊं व गढ़वाल में पुलिस रूल्स, कुमाऊं प्लस गढ़वाल में पुलिस रूल्स
ये कब अस्तित्व में आए? 1906 में। इसमें लिखो, इसके अंतर्गत ब्रैकेट में लिखो, राजस्व अधिकारियों को पुलिसिंग प्रक्रियागत गाइडलाइन बताई गई। राजस्व अधिकारियों को पुलिसिंग प्रक्रियागत गाइडलाइन, यानी पुलिस में किस तरीके से प्रक्रियाएं अपनाई जाती, इनको भी बताया गया। ठीक है, तो इसीलिए मैंने लिखा कुमाऊं अग्रवाल में पुलिस रूल्स कब अस्तित्व में आए? 1906 में। इसके अंतर्गत राजस्व अधिकारियों को पुलिसिंग प्रक्रियागत गाइडलाइन, यानी पुलिसिंग किस प्रोसेस होती है उसकी गाइडलाइन क्या की गई तो बताई गई थी। ठीक है, देखो सालाना भूमि बंदोबस्त बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपने दूसरा नाम सुना होगा इसका, सालाना भूमि बंदोबस्त। भूमि बंदोबस्त कब क्या है बच्चों? 1823 को, जिसको क्या बोलते हो? 80 साला बंदोबस्त। ठीक है, और किसके समय आए? ट्रेल के टाइम। किसके समय आया था? विलियम ट्रेल के समय। ये क्वेश्चन आता है पेपर में, ये भी ध्यान में आप लोग रखना। ठीक, अगला लिखना बच्चों, ब्रिटिश काल में किस राजस्व अधिकारी को डिप्टी कमिश्नर इन चार्ज के रूप में गढ़वाल का प्रथम स्वतंत्र प्रभार दिया गया था? ठीक है, लिखो ब्रिटिश काल में किस राजस्व अधिकारी को डिप्टी कमिश्नर इन चार्ज, ठीक है, डिप्टी कमिश्नर इन चार्ज के रूप में गढ़वाल का प्रथम स्वतंत्रता प्रभार दिया गया। गढ़वाल में प्रथम स्वतंत्र प्रभार दिया गया था, ये है बच्चों बैटन। 1836 से 1846 तक इसको दिया गया था। ठीक है, क्या दिया गया था बच्चों? बैटन को 1836 से 1846 तक दिया गया था। और लास्ट लिखो, उत्तराखंड या में पट्टी का निर्धारण किस आधार पर होता है? बोला आपने सुना होगा ना, ये पट्टी वो पट्टी, आप अगर सुनते होंगे, सुना होगा पट्टी शब्द, ये वाली पट्टी वहां, ये पट्टी कहते हैं ना, इसका निर्धारण किस आधार पर होता है बच्चों? इसके आगे लिखो भौगोलिक सीमा, इसको लिखो भौगोलिक घाटियों व नदियों के प्रवाह के आधार पर। भौगोलिक घाटियों व नदियों के प्रवाह के आधार पर। भौगोलिक घाटियों व नदियों के प्रवाह के आधार पर। ठीक है, ये था बच्चों, ये मेन आपके जो क्वेश्चन हैं जो पहली क्लासेस की, ये चेक कर लेना, और हो सकता है कि आपका कहीं ना कहीं पे काम कर जाए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने शायद ही पहली चीज़ें पढ़ी होंगी, नहीं पढ़ी होंगी तो पढ़ जाना। ठीक है, क्या पता एक आध क्वेश्चन बन जाए। और ध्यान रखना कि कोई गारंटी नहीं कि क्वेश्चन आएगा ही आएगा, लेकिन अपनी ओर से हम मतलब वो ना करें, कमी ना छोड़ने वाली बात है, सिंपल सी बात ये कहना चाहूँ। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले सेशन पर, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।